गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है अम्ल, क्षारक एवं लवण। तो ये तो हमने 8 क्लास तक थोड़ा बहुत पढ़ा ही है, तो हम इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। इस चैप्टर में हम सबसे पहले पढ़ेंगे अम्ल के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे क्षार के बारे में। यहाँ क्षारक लिखा हुआ है तो थोड़ा सा अंतर होता है क्षार और क्षारक में, हम वो भी जानेंगे। उसके बाद 3rd नंबर पे हम पढ़ेंगे लवण। तो सबसे पहले पढ़ेंगे अम्ल और क्षार क्या होते हैं, फिर अम्ल और क्षार की रिएक्शन से ही हम बनाएंगे लवण, उसका अध्ययन करेंगे। उसके बाद इस चैप्टर में हम अम्लों की और क्षारों की रिएक्शंस पढ़ेंगे। उसके बाद इस चैप्टर में एक वर्ड आएगा जिसका नाम है पीएच स्केल पढ़ेंगे। ये स्केल क्या करता है, ये किसी भी पदार्थ के बारे में हमको बता देता है कि ये पदार्थ अम्ल है कि क्षार है। तो अम्ल और क्षार को बताने वाला जो स्केल होता है उसको कहते हैं पीएच स्केल। तो इन तीनों को पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे पीएच स्केल। तो ये सब कुछ हमको इस चैप्टर में पढ़ना है। अब क्लास 9th के अंदर हमने कुछ आयन्स के बारे में पढ़ा था, धनायन होते हैं और ऋणायन होते हैं। तो वो आयन्स का भी थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए इस चैप्टर में, क्योंकि जब हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये आयन्स काम में आने वाले हैं। तो हमें उम्मीद है कि आपको वो सारे आयन्स याद होंगे। तो एक बार अपन वो सारे आयन्स भी देख लेते हैं, और जो आयन्स हमें इस चैप्टर में काम में आने वाले हैं हमने वही आयन्स लिखे हैं। तो देखते हैं कि वो कौन कौन से आयन हैं। यहाँ वही आयन लिए गए हैं जो हमें काम में आने वाले हैं। सबसे पहले अपन धनायन की बात करते हैं। तो यहाँ पे H+, आपको याद होगा H+ को बोलते हैं हाइड्रोजन आयन, Na+ को कहते हैं सोडियम आयन, K+ को कहते हैं पोटेशियम आयन, Mg+2 की फॉर्म में होता है, इसको कहते हैं मैग्नीशियम आयन, Ca+2 को कहते हैं कैल्शियम आयन, और Cu+2 को कहते हैं कॉपर आयन। ये सारे धनायन हैं। आपको याद होगा जब भी कोई हम यौगिक बनाया करते थे तो यौगिक एक तो धनायन और एक ऋणायन से मिलकर बना होता था। पहले धनायन लिखा होता था और बाद में ऋणायन। तो ये वही धनायन और ऋणायन हमको काम में आएंगे जिनसे हम यौगिक बनाएंगे। तो ये सारे हमने धनायन याद करे। एक धनायन ये भी होता है, इसको अपन बहुपरमाणविक धनायन कहते थे, क्योंकि देखो इसमें नाइट्रोजन और 4 हाइड्रोजन के परमाणु ने मिलकर एक आयन बनाया है, तो इसको कहना पड़ेगा बहुपरमाणविक आयन। तो एक NH4+ भी होता है जिसका नाम होता है अमोनियम आयन। तो ये सारे धनायन काम में हमको लेने हैं इस चैप्टर के अंदर। कुछ ऋणायन भी हैं जो इस चैप्टर में काम में आने वाले हैं। आपको याद होगा Cl- को अपन कहते थे क्लोराइड आयन, OH- को कहते हैं हाइड्रोक्साइड आयन, Br- को कहते हैं ब्रोमाइड आयन। अब हम पढ़ेंगे कुछ बहुपरमाणविक ऋणायन। CO3- आपको याद होगा, इसको हम कार्बोनेट आयन कहते थे। SO4- को अपन सल्फेट आयन कहते थे। तो ये तो हमने सारे पढ़ लिए वो आयन जो इस चैप्टर में काम में आने वाले हैं। तो एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि आखिर हम इन आयन से यौगिक कैसे बनाया करते थे। अगर हमको बनाना है जैसे कैल्शियम सल्फेट, तो हम इस रासायनिक नाम के अंदर 2 नाम ढूंढा करते थे। एक तो धनायन ढूंढते थे और एक ऋणायन। और हमने सीखा था कि पहले हमेशा धनायन ही मिलता है। तो पहले हमने पढ़ा कैल्शियम लिखा हुआ है तो मतलब इस यौगिक के अंदर एक कैल्शियम आयन है। और आप जान चुके हो कि कैल्शियम आयन होता है Ca+2। उसके बाद पीछे जो लिखा होता है वो ऋणायन को शो करता है। पीछे लिखा हुआ है सल्फेट, और आप जानते हैं जो सल्फेट आयन होता है वो होता है SO4-2। फिर आपको याद होगा अपन पहले ऊपर इनकी संयोजकता लिखते थे, तो Ca+2 के अंदर इसकी संयोजकता कितनी हो जाने वाली है, 2 हो जाने वाली है, और इसके नीचे इसका संकेत Ca। SO4-2 की संयोजकता भी कितनी हो जाने वाली है, 2। -2 नहीं होती थी, हमेशा अपन आंशिक मान ही लेते हैं संयोजकता में। तो इसकी संयोजकता भी हो जाएगी 2, और इसके नीचे इसका संकेत आ जाएगा SO4। फिर अपन इनको संयोजकताओं को क्रॉस में लेकर आया करते थे। ये 2 इस पूरे SO4 के नीचे आएगा और ये वाला 2 इस Ca के नीचे आएगा। तो जब Ca के नीचे 2 आएगा तो ये तो बन जाएगा Ca के नीचे 2, और जब ये 2 इस SO4 के नीचे आएगा तो ब्रैकेट तो लगाना पड़ेगा ना, क्योंकि ये 2 पूरे SO4 के नीचे आ रहा है, तो हमने यहाँ पे लगा दिया 2। फिर हम जानते थे जब दोनों नंबर सेम होते थे वो कैंसिल भी हो जाते थे, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ रह जाएगा CaSO4।
तो ये किसका सूत्र बन गया? कैल्शियम सल्फेट का। तो उम्मीद है आप सबको ये याद होगा, हमने अभी अभी 9th में ही पढ़ा था कुछ मंथ्स पहले ही। तो ये वो आयन्स हैं जो हमको इस चैप्टर में काम में आने वाले हैं, तो आप इनको अच्छे से लिखें और समझें। अब एक और बात अपन पढ़ लेते हैं जो इस चैप्टर में अपन को बहुत काम में आने वाली है, और ये बात तो हमको इस चैप्टर के पहले क्वेश्चन में काम में आएगी, जिसका नाम है बंध। हम सीखते हैं कि बंध क्या होता है। जब भी दो परमाणु आपस में एक दूसरे से मिलते हैं ना, तो वो किसके फलस्वरूप मिलते हैं? वो दोनों आपस में कनेक्ट हुए होते हैं एक बंध के द्वारा। अब कैसे कनेक्ट हुए होते हैं और आखिर दो परमाणु एक दूसरे से मिलना क्यों चाह रहे हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे पास एक परमाणु है जिसका नाम है Na, और एक परमाणु है क्लोरीन का Cl। इस Na के बारे में हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि सर इसका परमाणु क्रमांक 11 है, मतलब इसके पहले कोश के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स है, दूसरे कोश के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और बाहर वाला जो तीसरा होगा उसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन के अंदर इसका परमाणु क्रमांक होता है 17, पहले कोश के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे कोश के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स, टोटल 10 हो चुके हैं, बच गए 7। इसका मतलब तीसरा जो कि लास्ट वाला इसका कोश होगा उसके अंदर होंगे 7 इलेक्ट्रॉन्स। और स्थायी परमाणु तब बनता है जब बाहर अष्टक जो होता है उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बाहर वाले कोश के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो सोडियम कह रहा है कि मेरे वाले बाहर कोश के अंदर तो 1 इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब इसको 7 चाहिए, और 7 लेना आसान नहीं होता। तो इसने सोचा क्यों ना मैं अपना जो ये 1 इलेक्ट्रॉन से इसको दान ही कर दूँ, तो मेरा ये बाहर वाला कोश ख़त्म हो जाएगा, और अब ये वाला जो सेकेंड नंबर का कोश है ये बाहर वाला कहलाएगा, और इसमें फिर 8 हो जाएंगे। तो सोडियम का काम होगा 1 इलेक्ट्रॉन का दान करना। ऐसे क्लोरीन क्या कहता है कि मेरे बाहर वाले में 7 है, अगर मुझको 1 मिल जाए तो मेरा अष्टक पूरा हो जाएगा। तो क्लोरीन का काम होता है 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना। तो आप सोच के देखो, दोनों स्थायी होना चाहते हैं तो क्या दोनों का काम आसान नहीं हो जाएगा? ये तो एक देना चाह रहा है और ये एक लेना चाह रहा है, तो इसके द्वारा जो एक दिया जाएगा वो कौन ग्रहण कर लेगा? ये क्लोरीन का परमाणु ग्रहण कर लेगा, क्योंकि ये देना चाह रहा है और ये ग्रहण करना चाह रहा है। तो अब ये एक ग्रहण करेगा और एक देगा, जिसके फलस्वरूप ये दोनों मिलेंगे और इन दोनों के बीच में बनता है एक बंध। बंध का मतलब है कि दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे से जुड़ गए हैं। किस पर्पस से जुड़े? इसको तो 1 इलेक्ट्रॉन देना था स्थायी होने के लिए, और इसको 1 इलेक्ट्रॉन लेना था। तो इस बंध के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। और आप हमेशा ध्यान रखना, जब भी दो परमाणुओं के बीच एक बंध बनता है तो उस बंध के अंदर हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब एक बार हम देखते हैं कि आखिर 2 इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं। सर सोडियम तो 1 इलेक्ट्रॉन दान करेगा, तो हमने मान लिया कि सोडियम का ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से चला गया और वो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया। अब एक बात बताओ, इस बंध के अंदर दूसरा इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है? तो आप देखना, एक बंध बनने के लिए दो परमाणु को आपस में जुड़ने के लिए एटलीस्ट एक बंध तो चाहिए होता है, और वो बंध तभी बनेगा जब आप उस बंध के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स डालेंगे। तो क्लोरीन ने बोला कि इस बंध के अंदर सोडियम तेरा तो 1 इलेक्ट्रॉन आ गया जो तू दान कर रहा है और जिस पर मेरा अधिकार हो गया है। तो क्लोरीन ने बोला अब अपन को जुड़ना भी है, तो एक काम करता हूँ, मैं अपना 1 इलेक्ट्रॉन्स उठा के यहाँ पे रख देता हूँ। तो क्लोरीन ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन उठा के यहाँ पे रख दिया। तो अब पहले ये बताओ, बंध के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन तो हो गए ना, मतलब ये दोनों जुड़ तो गए। अब लेकिन अब ये बात ध्यान रखना, ये पहला वाला इलेक्ट्रॉन्स तो वो है जो सोडियम ने दे दिया, मतलब सोडियम अब इस पर अधिकार नहीं जता सकता। लेकिन अब जो ये क्लोरीन है ना, ये क्लोरीन कहता है कि ये वाला इलेक्ट्रॉन मेरा भी है क्योंकि तूने दान किया है, और ये इलेक्ट्रॉन भी मेरा ही तो है। वो तो यहाँ पे मैंने इसलिए रखा ताकि 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाने से आपस में बंध बन जाए और हम आपस में मिल जाए। तो क्लोरीन के पास खुद के 17 तो थे, जिसमें से ये एक भी क्लोरीन का ही है, और ये 18वां भी क्लोरीन का हो गया क्योंकि जो सोडियम ने दान किया है। अब क्लोरीन के पास टोटल 18 हो गए, तो पहले में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में भी क्या बन जाएंगे? 8 बन जाएंगे, और ये स्थायी हो जाएगा। तो यहाँ पे जो बंध बना वो कैसे बना? एक ने तो इलेक्ट्रॉन को दान किया और एक ने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया। जब दान और ग्रहण करने के फलस्वरूप बंध बनता है तो ऐसे बंध को हम लोग कहते हैं आयनिक बंध। जब एक इलेक्ट्रॉन का दान होता है और एक के द्वारा ग्रहण किया जाता है तब तो बनता है आयनिक बंध। अब एक प्रकार और होता है बंध का, जिसका नाम है सहसंयोजक बंध।
ये कब बनता है देखते हैं। जब दो परमाणु आपस में इलेक्ट्रॉन्स का साझा करते हैं, पार्टनरशिप करते हैं, शेयरिंग करते हैं, तब बनता है सहसंयोजक बंध। कैसे बनता है? जैसे दो लोगों ने आपस में बिजनेस किया, ए ने लगाए 10,000 रुपये और बी ने भी लगाए उस बिजनेस के अंदर 10,000 रुपये। तो टोटल दोनों का अगर बात करें कि बिजनेस में कितने की इन्वेस्टमेंट हो गई, तो आप क्या कहेंगे? 20,000 की हो गई। तो अब कहना पड़ेगा कि ये 20,000 रुपये पर जो बिजनेस हो रहा है ना, वो ए के द्वारा भी किया जा रहा है और बी के द्वारा भी। तो क्या आप इस पूरे पैसों पर दोनों का अधिकार नहीं है? दोनों का अधिकार है। यहाँ पे शेयरिंग हुई है। तो ऐसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का दान, यहाँ पे पैसों का दान और ग्रहण नहीं हुआ, शेयरिंग हुई है। अब ऐसे इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है ना, तब उनके मध्य एक बंध बनता है, जिसको कहते हैं सहसंयोजक बंध। देखते हैं कैसे बनता है सहसंयोजक बंध। सहसंयोजक बंध के फलस्वरूप हम यहाँ पे बनाने वाले हैं H2O, जिसको अपन कहते हैं जल। कैसे बनता है देखना, ध्यान से देखना। सबसे पहले यहाँ पे 2 हाइड्रोजन के परमाणु है और एक ऑक्सीजन का परमाणु है। तो अपन ने सबसे पहले बीच में लिखा ऑक्सीजन का परमाणु। जब भी सहसंयोजक बंध बनाना होता है तो अपन उस परमाणु के जो बाहर वाले कोश में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, वही काम में लेते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा ऑक्सीजन, इसका परमाणु क्रमांक होता है 8। पहले कोश के अंदर होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे के अंदर होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो बाहर वाले में 6 हो गए ना, तो हम केवल बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स काम में लेते हैं। तो आपको मालूम चल गया 6 है, अब उसको लगा दो। तो ऑक्सीजन के चारों तरफ हमको 6 इलेक्ट्रॉन्स लगाने हैं। तो देखना, ये 1 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। ये 6 इलेक्ट्रॉन्स हमने लगा दिए ऑक्सीजन के, जो बाहर वाले कक्षा में होते हैं। अब 2 हाइड्रोजन है, तो मैंने एक H को लिखा यहाँ और एक H को लिखा यहाँ। अब आप कहोगे कि सर ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन भी आप वही लगाना जो बाहर वाली कक्षा में होते हैं। अब हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक ही 1 होता है, तो बाहर वाली के अंदर भी 1 इलेक्ट्रॉन होगा, तो 1 ही दिखाना पड़ेगा। और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपन स्टार से दिखा रहे हैं, तो 1 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का और 1 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का। अब भाई हर एक चीज़ स्थायी होना चाह रही है, तो हाइड्रोजन स्थायी कब बनेगा? जब इसको 1 इलेक्ट्रॉन और मिल जाएगा, क्योंकि पहली कक्षा के अंदर तो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, तो इसके पास अभी 1 है, तो ये 1 और ही लेना चाहेगा। ऐसे ये वाला हाइड्रोजन भी कह रहा है कि मेरे पास, मेरा तो 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 और मिल जाए तो काम चल जाएगा। अब यहाँ पे होएगी शेयरिंग। कैसी होगी? ये हाइड्रोजन बोलेगा कि ऑक्सीजन, हमको तेरा ये इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, तो एक काम करते हैं कि ये वाला इलेक्ट्रॉन मेरा तो है, लेकिन जो ये पास में तेरा इलेक्ट्रॉन पड़ा है ना, इस इलेक्ट्रॉन पर मेरा अधिकार रहेगा। अधिकार रहने का मतलब है, ऑक्सीजन ने बोला कि क्या ये इलेक्ट्रॉन अब मेरा नहीं रहा? तो हाइड्रोजन ने बोला नहीं, ये इलेक्ट्रॉन तेरा तो है, लेकिन मैं तेरे इस इलेक्ट्रॉन पर थोड़ा बहुत अधिकार जताऊंगा, तो मेरे साथ शेयरिंग कर रहा है। तो हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन खुद का और एक ये शेयर वाला इलेक्ट्रॉन हो गया, तो क्या कुल 2 इलेक्ट्रॉन नहीं हो गए? ऐसे ये क्या बोलेगा कि मेरा तो खुद का 1 है, लेकिन जो तेरा ये 1 है ना ऑक्सीजन, ये वाला, इस पर भी मैं अपना अधिकार जता रहा हूँ, तो मेरे पास भी 1 और 2 हो गए। ऑक्सीजन ने बोला क्या ये वाला इलेक्ट्रॉन मेरा नहीं रहा? ये क्या बोलेगा? नहीं नहीं, तेरा तो है तेरे पास, लेकिन मेरा अधिकार है इस पर। अब ऑक्सीजन ने बोला शेयरिंग का मतलब होता है कि दोनों तरफ से सेम काम होता है, तो हाइड्रोजन ने कहा हाँ। तो ऑक्सीजन ने बोला अगर तुमने मेरे एक इलेक्ट्रॉन पर अधिकार जताया है, तो इसका मतलब मैं भी तुम्हारे एक इलेक्ट्रॉन पर अधिकार जताऊंगा। और ऑक्सीजन को जताना भी चाहिए, क्यों? क्योंकि देखो ऑक्सीजन के खुद के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1 2 3 4 5 6। क्या ये स्थायी होना नहीं चाह रहा? कब होगा? जब इसके बाहर वाले में 2 होंगे, मतलब इसको 2 की तलाश है, और इसको 2 मिल भी तो जाएंगे, क्योंकि इन दोनों ने जब एक इलेक्ट्रॉन्स पर अधिकार किया है, तो ऑक्सीजन भी तो बोलेगा कि मैं भी तुम्हारे एक इलेक्ट्रॉन पर क्या करूंगा? अधिकार जताऊंगा। तो देखो यहाँ से ऐसे अपन बना रहे हैं सर्किल, ये 1 इलेक्ट्रॉन लिया हाइड्रोजन का, अधिकार जताया ऑक्सीजन ने, और आते आते हुए इसको याद आया कि अरे इस पर भी तो अधिकार जताना है, तो 1 इस पर जता दिया अधिकार। तो 6 खुद के, 7वां इस पर अधिकार हो गया और 8वां इस पर अधिकार हो गया। तो ऑक्सीजन के पास भी टोटल हो गए 8, और दोनों हाइड्रोजन के पास भी कितने हो गए हैं? 2 और 2, तो सब स्थायी हो गए। तो यहाँ पे दान नहीं किया गया, ना ही ग्रहण किया गया, यहाँ पे साझा किया गया, शेयरिंग की गई। तो अब देखो यहाँ पे कैसे बंध बन रहा है।
यहाँ पे लिखा H, यहाँ लिखा O, यहाँ लिखा H। क्या यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन्स की पार्टनरशिप नहीं हुई? दिख रहा है दो इलेक्ट्रॉन्स। और हमने सीखा है जब भी दो इलेक्ट्रॉन्स की पार्टनरशिप होती है या दो इलेक्ट्रॉन्स आते हैं तो वहाँ पे एकल बंध बनता है, सिंगल बंध। ऐसे देखो यहाँ पर भी कितने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई है, 1 और 2। तो यहाँ पर भी क्या बनना चाहिए? एकल बंध ही बनना चाहिए। तो क्या यहाँ पे ये पूरा जो हमारा अणु है वो एक बंधों से मिलकर नहीं बन गया? तो जो यहाँ पे बंध बने हैं ये बने हैं पार्टनरशिप से, और ऐसे बंध को कहा जाता है सहसंयोजक बंध। जब दान और ग्रहण से बने तो आयनिक बंध, जब पार्टनरशिप से बने तो सहसंयोजक बंध। ये कैसे बनाया आपको समझ में आ गया होगा ना। अब देखो ये इलेक्ट्रॉन्स तो देखो पार्टनरशिप कर रहे थे, ये भी पार्टनरशिप कर रहे थे, लेकिन क्या ये 1 2 3 4 पार्टनरशिप कर रहे हैं क्या? ये नहीं कर रहे ना। देखो पार्टनरशिप का मतलब है कि जहाँ पे दोनों का पार्ट हो। देखो इन दोनों में तो दोनों का पार्ट आ रहा है ना। देखो H भी लेकर जा रहा है और O भी लेकर जा रहा है, तो दोनों का आ रहे हैं। तो ये वाले पार्टनरशिप के हैं, ये भी पार्टनरशिप के हैं, लेकिन ये 1 2 3 4 इनकी पार्टनरशिप नहीं हुई। तो जिनकी पार्टनरशिप नहीं होती ना उनको कैसे दिखाते हैं? देखो चित्र के अंदर। अब इस O के ऊपर आपको यहाँ पे 1 2 3 4 ये 4 इलेक्ट्रॉन्स दिखाने पड़ेंगे जिन्होंने पार्टनरशिप नहीं करी। मतलब अभी भी O के पास ये 4 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे अवेलेबल हैं जिन्होंने पार्टनरशिप नहीं करी थी। अब हम लोग पढ़ेंगे 3rd नंबर का प्रकार जिसका नाम है उपसहसंयोजक बंध। कैसे बनता है उपसहसंयोजक बंध? आप अभी अभी देखें ध्यान से। अभी अभी हमने H2O का डायग्राम बनाया, कुछ ऐसे ही बनाया था। ये H था, ये O था और ये H था, और हमने यहाँ पे 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स दिखाए थे। इसलिए दिखाए थे क्योंकि इन्होंने पार्टनरशिप में काम नहीं लिया था, ये पार्टनरशिप में नहीं आए थे। पार्टनरशिप वाले इलेक्ट्रॉन्स तो बॉन्ड के अंदर आ गए, बंध के अंदर आ गए। अब देखो यहाँ पे एक परमाणु है जिसका नाम है H। H आप सब जानते हो, उसके बाह्यतम कोश में होता है एक इलेक्ट्रॉन। अब मैंने क्या किया, इस H के ऊपर लगा दिया प्लस, H प्लस आयन बन गया। 9th क्लास में सीखा है किसी के ऊपर भी प्लस तब आता है जब वो इलेक्ट्रॉन का दान करता है। तो H के पास था तो एक इलेक्ट्रॉन, ऊपर प्लस लग गया मतलब उसने एक दान कर दिया। तो क्या इस H प्लस के पास एक इलेक्ट्रॉन है क्या? एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। क्यों नहीं है? सिंगल हाइड्रोजन के पास होता है एक इलेक्ट्रॉन, ऊपर लग गया प्लस मतलब एक भी दान कर दिया। तो क्या अब इस H प्लस चीज़ के पास कोई इलेक्ट्रॉन है क्या? नहीं है, बिल्कुल भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, 0 इलेक्ट्रॉन है। अब देखो ये H प्लस क्या करना चाह रहा है? बंध बनाना चाह रहा है। तो इसने बोला कि भाई बंध तो तब बनता है जब है ना कोई दो परमाणु या दो अणु आपस में मिलते हैं, और मिलने के लिए उस जगह पे बंध के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। अब ये ना इस जल के पास जा रहा है मिलने के पर्पज से, तो भाई इनके मध्य कैसा बंध बनेगा? अभी हमने 2 पढ़े हैं, पहला पढ़ा आयनिक बंध और दूसरा पढ़ा सहसंयोजक बंध। सोच के देखो क्या इनके मध्य सहसंयोजक बंध बन सकता है क्या? सहसंयोजक बंध तो तब बनता है जब इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है, और इलेक्ट्रॉन्स की पार्टनरशिप करने के लिए इसके पास एक इलेक्ट्रॉन तो होना चाहिए ना। पार्टनरशिप तभी तो होगी जब एक का कुछ हिस्सा तो हो, लेकिन इसके पास तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। तो क्या ये पार्टनरशिप करने के लायक है? नहीं है। मतलब इन दोनों के मध्य सहसंयोजक बंध तो बन ही नहीं सकता। अब रह गया कौन सा? आयनिक बंध। आयनिक बंध भी तब बनता है जब कोई एक इलेक्ट्रॉन देता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन लेता है। तो यहाँ पर तुम ये बोल सकते हो कि सर ठीक है इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इलेक्ट्रॉन लेने वाला बन जाएगा, और इस पूरे अणु के अंदर ये 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स तो बैठे हैं ना जिन्होंने क्या नहीं किया? साझा नहीं किया। मतलब ये 4 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन दान कर सकता है। तो सर ये दान कर देगा और ये ग्रहण कर लेगा, तो इनके मध्य आयनिक बंध बन जाएगा। लेकिन आयनिक बंध नहीं बनेगा, इसके पीछे भी रीज़न है। आयनिक बंध नहीं बनने के पीछे क्या रीज़न है? देखो जैसे यहाँ पे आयनिक बंध बना था ना, तो ध्यान रखना जो इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है ना उसके पास कुछ इलेक्ट्रॉन्स तो होने ही चाहिए। जैसे सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन्स थे, तो देने के बाद भी कुछ तो बचा है ना, बच रहा है ना, तो देने वाले के पास भी इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। और यहाँ पे जो Cl ले रहा है, तो क्या जब Cl इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो क्या इसके पास पहले इलेक्ट्रॉन्स कुछ नहीं थे क्या? कुछ तो थे, 17 तो थे, एक चाहिए था ना। तो लेने वाले के पास एटलीस्ट कुछ तो होना ही चाहिए। लेकिन यहाँ पे लेने वाला कौन है? हाइड्रोजन है, इसके पास कुछ भी नहीं है। तो अब यहाँ पे क्या होगा? इन दोनों के मध्य बंध भी बनना चाहिए, और बंध बनने के लिए कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। ये कह रहा है कि भाई बंध बनने के लिए देख मैं तो अपना काम नहीं कर सकता, अपना योगदान नहीं दे सकता क्योंकि मेरे पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है।
तो इस ऑक्सीजन ने बोला एक काम करते हैं, चलो दोनों इलेक्ट्रॉन्स मैं ही इस बंद में रख देता हूँ, दोनों इलेक्ट्रॉन्स अपने मैं ही इस बंद में रख देता हूँ। तो जैसे ये O अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे रखेगा तो क्या इनके मध्य एक बंद नहीं बन जाएगा? देखो इसका तो रोल ही नहीं है। अब देखो इस बंद को बनाने के लिए दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक ही परमाणु के काम में आ रहे हैं। केवल ऑक्सीजन का ही तो योगदान है, या इसका थोड़ा बहुत भी योगदान है क्या? नहीं है। तो जब एक ऐसा बंध बने जिसमें दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो हो वो एक ही परमाणु के हो, तो इस बंध को कहते हैं उपसहसंयोजक बंध। यहाँ पर उपसहसंयोजक बंध क्यों नहीं है? क्योंकि देखो इसके अंदर एक तो सोडियम का है और दूसरा किसने उठा के रखा था? क्लोरीन ने उठा के रखा था। तो दो बंध अलग अलग चीज़ों के हैं ना। लेकिन यहाँ पर तो क्या हो रहा है, इसके पास तो कुछ था ही नहीं। बंध बनाने के लिए दोनों इलेक्ट्रॉन्स किसने उठा के रख दिए? ऑक्सीजन ने। तो जब दोनों इलेक्ट्रॉन्स बंध के अंदर एक ही परमाणु दे रहा हो तो ऐसे बनने वाले बंध को कहते हैं उपसहसंयोजक बंध। तो क्या बन जाएगा? देखो यहाँ पे ये पूरी चीज H2O तो थी, तो हमने लिखा H2O। इसके साथ क्या मिल गया है? ये H मिल गया है, तो क्या ये H3O नहीं बन जाएगा? और साथ साथ देखो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स दान किसने करे हैं? ऑक्सीजन ने करे हैं। और जो दान करता है क्या उसके ऊपर प्लस नहीं आता? तो क्या यहाँ पे हमको O के ऊपर प्लस नहीं लगाना पड़ेगा? तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? H3O प्लस बन जाएगा। इसको कहते हैं हाइड्रोनियम आयन। याद रखना, अभी ये हमको पहले क्वेश्चन के अंदर काम में आने वाला है, हाइड्रोनियम आयन। तो हमने 3 प्रकार के बंध पढ़े, आयनिक, उपसहसंयोजक बंध और सहसंयोजक बंध। तो एक बार उपसहसंयोजक बंध को आराम से अच्छे से पढ़ना, बाकी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। पहले इस क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।